नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार वेंकैया नायडू और यूपीए के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने अपना नामांकन भर दिया। सहारनपुर हिंसा के मुद्दे पर नहीं बोलने देने का आरोप लगाते हुए बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने अपना अलग झंडा बनाने के लिए कमेटी बनाई है और मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान बीएसपी अध्यक्ष मायावती बेहद गुस्से में कुछ बोलते हुए सदन से बाहर निकल गई, क्योंकि मायावती सदन में बोलने के लिए ज्यादा वक्त चाहती थी, जिसके लिए जब उपसभापति ने मना किया तो मायावती ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष के कुछ सांसद दलितों पर हुए हमलों के मामले में चर्चा को लेकर हंगामा करने लगे, जिस पर उपसभापति पीजे कुरियन ने सांसदों को बारी बारी से मौका देने का भरोसा दिया। I am ready to allow one by one. हंगामा किसी तरह शांत हुआ तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती बोलने के लिए खड़ी हुई और सहारनपुर हिंसा पर बोलना शुरू किया। मायावती को 3 मिनट वक्त दिया गया। कुमारी जी, take only 3 minutes. लेकिन मायावती तय वक्त से ज्यादा समय लेने लगी, जिसके बाद उपसभापति ने उन्हें टोकना शुरू किया, जिसके बाद मायावती भड़क उठी और इस्तीफे की धमकी दे डाली। बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है फिर। यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज इस्तीफा दे दूं। समय को लेकर मायावती और उपसभापति के बीच काफी देर बहस हुई, जिसके बाद हाथ में पर्चा लेकर खड़ी मायावती ने अपना बैग उठाया और सीधे सदन से बाहर निकल गई। जिसके बाद मायावती के साथ बीएसपी के बाकी सांसद भी सदन से निकल गए, लेकिन कुछ ही देर में सब वापस लौट आए और सदन के अंदर नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान उपसभापति ने विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद को बुलाया, जिन्होंने सरकार पर तीखे हमले किए। हमें मालूम नहीं था कि बीजेपी को जनादेश मिला है मैसेकर ऑफ माइनॉरिटीज एंड मैसेकर ऑफ दलित के लिए। गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस के बाकी सदस्य भी मायावती के समर्थन में सदन से वॉकआउट कर गए, जिसके बाद सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया और मायावती पर सदन का अपमान करने का आरोप लगाया। इस दौरान सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने माफी मांगो के नारे लगाए, तो जवाब में बीएसपी के सदस्य भी सभापति के आसन के पास पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच सदन में शुरू हुई खींचतान सड़क पर भी जारी रही। मायावती ने सदन से निकलने के बाद शाम को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से मुलाकात की और अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है तो मैंने आज राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला लिया। राज्यसभा में अगले साल अप्रैल महीने में मायावती का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन तय वक्त से करीब 9 महीने पहले ही मायावती ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मायावती के कदम को बीजेपी ने निशाने पर लिया और इसे हार की हताशा करार दे दिया। अपने हितों की राजनीति करने वाले लोग, उनको अभी मुंह की खाना पड़ रहा है। गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार क्यों बात कह रहे हैं। तो कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने मायावती के सुर में सुर मिलाया। भूतपूर्व मुख्यमंत्री को बोलने नहीं देंगे, एक दलित आवाज उठाने नहीं देंगे, मगर हम देश भर में लिंचिंग करेंगे। आउटसाइड लिंचिंग हो रहा है और इनसाइड ये लिंचिंग जैसी घटना है कि बोलने नहीं दे रहा है। मायावती ने 3 पन्नों में लिखे पत्र के जरिए अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपा, जिसमें उन्होंने इस्तीफा देने के कारण भी गिनाए। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने मायावती के इस्तीफे के बाद दलित कार्ड खेल दिया और मायावती को बिहार से राज्यसभा में भेजने का न्योता दे दिया। बहुत खराब परंपरा कायम हुआ है। क्या आरजेडी उनको भेजेंगी? ना, हम लोग हैं ना भाई, दीदी चाहेगी तो हम लोग भेजेंगे बिहार से। 100 बात की एक बात यह कि अपने इस्तीफे के जरिए मायावती ने अपने वोट बैंक को सीधा संदेश पहुंचाने की कोशिश की है, जिसका मकसद घटते जनाधार को नए सिरे से दुरुस्त करने के लिए जमीन तैयार करना। जम्मू में सेना के जवान बंदूक झुकाकर एक शहीद को श्रद्धांजलि देने लगे। ये शहीद नायक मुदस्सर अहमद थे, जो सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी का शिकार बने थे। गोलीबारी में अब तक 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवान जख्मी हैं। और पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में शहीद हुए नायक मुदस्सर अहमद का शव अवंतीपोरा से जम्मू कैंट लाया गया। तिरंगे झंडे में लिपटे शव को सेना के मुख्यालय के हॉल में रखा गया, जहां फौज और सरकार के अधिकारियों ने शहीद के शव के सामने गुलदस्ता रखकर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने वालों में डिप्टी सीएम निर्मल सिंह भी थे। इसके बाद सैनिकों ने बंदूकें झुकाकर मुदस्सर को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी। उसको सबक सिखाया जाएगा, सिखाया जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में पाकिस्तान को इस सारा का जो है भुगतान करना पड़ेगा। इससे पहले अवंतीपुरा में भी नायक मुदस्सर अहमद को सेना के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी।
लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी रुकी नहीं। पुंछ और राजौरी में पाकिस्तान ने भारतीय फौज की चौकियों और गांवों को निशाना बनाकर गोलियां और मोर्टार दागे, जिसके बाद पुंछ और राजौरी की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। बाहर गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी हो रही थी तो पुंछ के बालाकोट में पाकिस्तान लगातार गोलियां और मोर्टार बरसा रहा था। दोनों जगहों पर पाकिस्तान पिछले 4 दिन से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें अब तक 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 जवान जख्मी हुए हैं और एक 8 साल की बच्ची की जान गई है। सरहद पर हो रही भारी गोलीबारी की वजह से कई स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और सीमा पर बसे गांव के लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया। लेकिन राजौरी के 2 स्कूल खुले हुए थे, जिनमें भारी गोलीबारी होने की वजह से 52 बच्चे फंस गए। बाहर भारी गोलीबारी हो रही थी, मोर्टार दागे जा रहे थे और बच्चे स्कूल की चारदीवारी में फंसे थे। उसमें कोई 60-70 बच्चे फंसे हुए हैं। हालांकि शाम होते होते फंसे हुए बच्चों को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल हो गई। सरहद पर बसे गांवों से करीब 850 परिवारों को महफूज ठिकानों पर ले जाया गया है। सेना के शिविरों में करीब 3500 लोगों को ठहराया गया है। हालांकि भारतीय फौज की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में भी नुकसान की खबर है, लेकिन सीमा पर बढ़े तनाव की वजह से देश में सियासी हंगामा भी शुरू हो गया और कांग्रेस ने सरकार पर कश्मीर के हालात को ठीक से न संभाल पाने का आरोप लगा दिया। पाकिस्तान के द्वारा LOC का वायलेशन रोज रोज अनेक बार हो रहा है। हालांकि जानकारों की राय यह है कि पाकिस्तान कश्मीर में तनाव पैदा करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत बम बरसा रहा है। I think a significant indicator about the pattern of Pakistan trying to increase the tension. ये बातचीत हुई पाकिस्तान के DGMO के इनिशिएटिव पर। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि हम दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं। लगातार गोलीबारी की वजह से बने तनाव के बीच सबसे बड़ी चिंता सरहद के गांवों में रहने वाले लोगों की है, जो अपने घरों में कैद होने को मजबूर है। इसीलिए विपक्ष सीमा पर तनाव के मुद्दे को संसद में उठाने की तैयारी कर रहा है, तो सरकार दावा कर रही है कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जा रहा है। और सरकार की तरफ से सफाई गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने दी। उन्होंने सेना और जम्मू कश्मीर की सरकार दोनों की पीठ थपथपाई। आर्मी के जवान जवाब दे रहे हैं, ये जवाब दिया जाता रहेगा। सीएम ने भी काफी अच्छा काम किया है, बाकी पुलिस के सहयोग से काफी अच्छा काम चल रहा है। तो मुख्तार अब्बास नकवी ने भी दिल्ली से ही पाकिस्तान पर जबानी बम बरसा दिए। आप चिंता मत करिए, ऐसे लोग जो लोग की कश्मीर के अमन और शांति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जवाब दिया जाए। सोमवार को भारत और पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों ने DGMO स्तर की बातचीत की, लेकिन सीमा पर तनाव कम नहीं हुआ। सौ बात की एक बात यह कि घाटी में आतंकियों को भेजने की कोशिश में पाकिस्तानी सेना का खासा नुकसान हो चुका है, क्योंकि सुरक्षा बल के लगातार अभियान ने पाकिस्तान की इस कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऐसे में बौखलाई पाकिस्तानी सेना अब नागरिक इलाकों को निशाना बना रही है। वेंकैया नायडू के मंत्रालय का प्रभार 2 मंत्रियों में बांटा गया। वेंकैया नायडू के पद छोड़ने के बाद स्मृति ईरानी को सूचना प्रसारण मंत्रालय और नरेंद्र तोमर को शहरी विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। हवाई यात्रा का बैन झेल रहे TDP सांसद JC दिवाकर रेड्डी को मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए विशेष विमान से दिल्ली आना पड़ा। कर्नाटक में पुलिस अधिकारी रूपा के तबादले पर बीजेपी के सवालों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि येडियुरप्पा को भी जेल में VIP सुविधा मिली थी। जब येडियुरप्पा जेल में थे, VIP ट्रीटमेंट मिला था, VVIP ट्रीटमेंट मिला था, वो भी जांच होना चाहिए। पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने कर्नाटक में पुलिस अधिकारी रूपा का बचाव किया और तबादले को गलत बताया। दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी ने अपने कोच पर नशे की हालत में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। यूपी के कानपुर में एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज के लिए मारपीट का आरोप लगाया। बिहार के मोतिहारी में बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के परपोते रोहित के खिलाफ रेप के आरोप में केस दर्ज किया। सोशल मीडिया पर पत्नी की तस्वीर शेयर करने के बाद निशाने पर आए इरफान पठान के प्रशंसकों ने ऐसे लोगों पर ध्यान न देने की सलाह दी। महाराष्ट्र के नागपुर में क्रिकेटर उमेश यादव के घर से चोरों ने 40,000 रुपए और महंगा फोन चुरा लिया। उमेश यादव ने नागपुर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी के रूप में पद संभाल लिया। पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया। आदित्य चोपड़ा की फिल्म कैदी बंद 25 अगस्त को रिलीज होगी, जिसमें आदर जैन के साथ आन्या सिंह नजर आएंगी। अभिनेत्री कायली जेनर ने GQ नाम की मशहूर मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया।
संसद भवन में निर्वाचन अधिकारी के सामने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू पीएम मोदी के साथ बातचीत करते दिखे, तो जो यहां नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, वहीं नामांकन के आखिरी दिन एनडीए और विपक्ष दोनों के उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल कर दिया। इस कड़ी में सबसे पहले एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। इस दौरान एनडीए की ताकत भी दिखी, क्योंकि एनडीए में शामिल सभी दलों के नेता नामांकन के मौके पर संसद भवन परिसर पहुंचे। एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू आज उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया और उसी तर्ज पर बीजेपी और एनडीए पूरा शक्ति प्रदर्शन कर रही है। नेताओं का हुजूम गेट से पैदल चलते हुए निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर पहुंचा, जहां पहली कतार में वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ बैठे। इस दौरान वेंकैया नायडू कई कागजों पर दस्तखत करते दिखे, जिसके बाद नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी को सौंपा गया। नामांकन दाखिल करने के बाद वेंकैया नायडू हॉल में ही कई नेताओं से मिलते दिखे। यहां वेंकैया नायडू के नामांकन के 2 सेट दाखिल किए गए, जिनमें पहले सेट में पीएम मोदी प्रस्तावक बने तो दूसरे सेट में अरुण जेटली प्रस्तावक रहे। नामांकन के बाद वेंकैया नायडू ने पूरी पार्टी को धन्यवाद दिया और बीजेपी को अपनी मां करार दिया। I treated my party as my mother. It was really a little painful to leave the party. नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के सभी नेताओं को समर्थन के लिए शुक्रिया कहा। वहीं वेंकैया नायडू के लिए चुनावी अभियान की राह थोड़ी और आसान हो गई जब समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने नायडू को समर्थन देने का इशारा दिया और इस पर विचार करने की बात कही। तो वहीं खुद वेंकैया नायडू ने भी ट्वीट कर लिखा कि मैं मुलायम सिंह यादव जी के आशीर्वाद से बेहद खुश हूं, उन्होंने मुझे समर्थन का भरोसा दिया है। नायडू ने एक के बाद एक किए गए कई ट्वीट के जरिए मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी समेत कई नेताओं को धन्यवाद दिया। साथ ही नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर जाकर भी उनसे मुलाकात की। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने भी उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके साथ विपक्ष के कई बड़े नेता संसद भवन पहुंचे। यहां सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे, जिनके बाद गोपाल कृष्ण गांधी, सोनिया गांधी और सीताराम येचुरी समेत विपक्ष के कई नेताओं के साथ हॉल में दाखिल हुए। निर्वाचन अधिकारी के सामने बैठकर गोपाल गांधी ने कागजों पर दस्तखत किए और फिर नामांकन पत्र का सेट निर्वाचन अधिकारी को सौंपा। इस मौके पर जेडीयू नेता शरद यादव भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद गोपाल कृष्ण गांधी ने शिवसेना के आरोपों पर जवाब दिया। शिवसेना ने जो कहा है वो शिवसेना को कहना ही था। उसूल का पालन करना मेरा कर्तव्य बनता है। गोपाल कृष्ण गांधी पर शिवसेना ने याकूब मेमन की फांसी का विरोध करने का आरोप लगाते हुए उन्हें घेरा था और खुद को महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाला बताया। लेकिन गोपाल कृष्ण गांधी की ये सफाई शिवसेना को रास नहीं आई। ऐसे में शिवसेना ने एक बार फिर पलटवार किया। देश भावना के खिलाफ गोपाल कृष्ण गांधी जी गए और याकूब की फांसी रोकने के लिए जी जान से कोशिश की। वहीं बीजेपी ने भी शिवसेना के सुर में सुर मिलाया। गांधी ने कभी आतंकवादियों का समर्थन नहीं किया, ये आतंकवादी का समर्थक हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 5 अगस्त को होगा, लेकिन तब तक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहने वाला है। सौभाग्य की एक बात यह कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वेंकैया का पलड़ा भारी है, ये सच है। लेकिन गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर जिस तरह सियासी बयानों का दौर शुरू हुआ है, उससे ये साफ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव का पूरा दौर सियासी लिहाज से बेहद गर्म रहने वाला है। यरूशलेम के टेम्पल माउंट के बाहर कुछ लोग पुलिस के सामने सड़क पर नमाज पढ़ने लगे। ये लोग यहां मस्जिद की सुरक्षा के लिए बनाए गए नए नियमों का विरोध कर रहे थे। इसीलिए अपना विरोध जताते हुए लोग सड़क पर ही नमाज पढ़ने लगे। इससे पहले हजारों की तादाद में लोग अल अक्सा मस्जिद के सामने जमा हुए और सुरक्षा बल के खिलाफ विरोध जताया। बीते शुक्रवार को टेम्पल माउंट में 3 फिलिस्तीनी आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मस्जिद के अंदर प्रवेश करने के लिए मेटल डिटेक्टर लगाया है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। सुरक्षा बल की सख्ती के खिलाफ लोगों ने मेटल डिटेक्टर के सामने जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ी। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ गए। यहां इजरायली पुलिस और मस्जिद के बाहर जुटे लोगों के बीच झड़प शुरू हो गई। आरोप है कि विरोध कर रहे लोगों ने जवानों पर बोतल फेंकी और हाथापाई की। इसके बाद सुरक्षा बल ने सख्ती करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। What do you mean the status quo hasn't changed? You want the Muslims not to enter at all? प्रदर्शन कर रही कुछ महिलाओं को भी इजरायली पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस झड़प में 5 लोग घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक इस घटना के बाद कुछ चरमपंथी गुटों और वक्फ ट्रस्ट ने लोगों से कहा है कि वो मेटल डिटेक्टर से होकर मस्जिद में प्रवेश नहीं करें।
सौ बात की एक बात यह कि मस्जिद में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए ही सुरक्षा नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिसमें लोगों को सहयोग करना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी आतंकी हमले से निपटा जा सके। मुंबई में पानी में डूबी सड़क पर गाड़ियां चलती नजर आईं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। ऐसे में जब मुंबई के लोग घरों से निकले तो उन्हें पानी से लबालब सड़कों पर गाड़ियां चलानी पड़ी। मुंबई में जोरदार बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया था, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। बच्चे भी बरसात के बीच ही स्कूल गए। बीएमसी ने दावा तो किया था कि कहीं भी जल भराव नहीं होगा, लेकिन उनका ये जो दावा है वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। मुंबई का बांद्रा ही नहीं, जुहू चौपाटी का इलाका भी सूना सूना नजर आया। समंदर की लहरों का मजा लेने वाले इक्का दुक्का लोग ही यहाँ दिखाई पड़े। बारिश की वजह से प्रशासन ने लोगों को समंदर में जाने से मना किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पुणे, कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। इसके अलावा मुंबई में भी अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और रुक रुक कर हो रही बारिश ने मुंबई के दादर में भी गाड़ियों की रफ्तार रोक दी। यहां भी बारिश की वजह से पानी भरने के बाद ट्रैफिक जाम हो गया। मुंबई के अंधेरी स्टेशन के बाहर भी पानी की वजह से लोग परेशान रहे। मुंबई का एसवी रोड भी पानी से लबालब था। न सिर्फ इस इलाके में बल्कि मुंबई के कई इलाकों में इसी तरह से जगह जगह बरसात की वजह से पानी भर गया है। मोटे तौर पर बरसात में मुंबई के कई निचले इलाकों में जल भराव हो गया। इनमें गोवंडी, कुर्ला, चेंबूर और एलबीएस मार्ग शामिल हैं। यहां तक कि कुर्ला स्टेशन की पटरियां भी पानी में डूब गईं। इसके अलावा खार सबवे में भी पानी भरने से लोगों को दिक्कत हुई। मुंबई नहीं, महाराष्ट्र के दूसरे इलाके भी मूसलाधार बारिश की मार झेल रहे हैं। इनमें कोल्हापुर का हाल ज्यादा बुरा है, जहां पंचगंगा नदी उफन रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 17 छोटे पुल पानी में समा गए हैं, जबकि कुछ मंदिर भी डूब गए। खतरे को देखते हुए कोल्हापुर में लोगों को सतर्क किया गया है। अगर लगातार बारिश होती रही तो फिर एक बार कोल्हापुर में बाढ़ आ सकती है। महाराष्ट्र के कोंकण में मूसलाधार बारिश के बाद नारंगी, चोरद, सावित्री और गांधारी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। महाराष्ट्र के भिवंडी में शहर के अंदर समंदर जैसा नजारा दिखने लगा है। मुंबई के पास वसई में भी हर तरफ पानी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के पालघर इलाके में भी सड़कें तालाब बन गई हैं। पालघर में दुकानों के अंदर तक पानी भर गया है। सौ बात की एक बात यह कि सिर्फ मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के ज्यादातर शहरों में बारिश के मौसम में ऐसी तस्वीरें आम बात हो चुकी हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नगर निकायों के लापरवाह रवैये की पोल खोलने के लिए काफी हैं, जो कभी भी अपने कामकाज का तरीका बदलने को तैयार नहीं दिखते। कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला ने आला कमान की मुश्किल बढ़ा दी है। गुजरात कांग्रेस के नेता शंकर सिंह वाघेला ने 21 जुलाई को अपने जन्मदिन के मौके पर खास संदेश देने की बात कहकर आला कमान की चिंता बढ़ा दी। त्रिपुरा में नाकेबंदी हटाने की मांग को लेकर अगरतला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। राजस्थान के चुरू में 2 गाड़ियों में आए हमलावरों ने बदमाश महेंद्र गोदारा की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के उन्नाव में एक ट्रक से 30 लाख की अवैध शराब बरामद की गई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का डटकर सामना करने वाले सीआरपीएफ के अधिकारी चेतन चीता और शहीद प्रमोद कुमार को अशोक चक्र से सम्मानित करने की सिफारिश की गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने संसद को बताया कि जम्मू कश्मीर में सीमा पार से पिछले साल के मुकाबले इस साल घुसपैठ की ज्यादा कोशिश हुई। कश्मीर में चेरी फल की अच्छी पैदावार हुई, जिससे घाटी के लोगों के लिए रोजगार के मौके और बढ़ गए। दिल्ली के द्वारका में कार से आए बदमाशों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोकायुक्त पुलिस ने एक पुलिसकर्मी को रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा। बिहार के छपरा में सड़क हादसे में 10 साल के एक बच्चे की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। राजस्थान में परिवहन विभाग ने फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण की शूटिंग के दौरान बैन किए गए वाहन के इस्तेमाल पर जांच के आदेश दिए। फिल्म बरेली की बर्फी का लुक जारी कर दिया गया, जिसमें कृति सेनन का मुंह आधी किताब से ढका हुआ। मुंबई में कुछ लोग हाथों में मधुर भंडारकर का पोस्टर लेकर नारेबाजी करते दिखे। फिल्म इंदू सरकार पर बढ़ते हंगामे के बीच कांग्रेस, चित्रपट और टीवी संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध जताया। और मुंबई में इंदिरा गांधी और मधुर भंडारकर के पोस्टर लेकर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस, चित्रपट और टीवी संगठन के इन कार्यकर्ताओं ने मधुर भंडारकर की तस्वीर पर काली स्याही पोत रखी थी। इसके अलावा इन लोगों ने बड़े बैनर भी ले रखे थे। इन बैनर में मधुर भंडारकर की निंदा करते हुए इंदिरा गांधी की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया था। फिल्म इंदू सरकार पर बढ़ते हंगामे के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मधुर भंडारकर से माफी की मांग की। इससे पहले नागपुर में कांग्रेस के विरोध की वजह से मधुर भंडारकर को प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करनी पड़ी थी।
लेकिन महाराष्ट्र में फिल्म इंदु सरकार के विरोध पर कांग्रेस बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस विधायक नितेश राणे फिल्म के विरोध को गलत ठहरा रहे हैं। और कांग्रेस नेता नितेश राणे ने पार्टी के विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि फिल्म इंदु सरकार की रिलीज के मुद्दे पर पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रमोशन के दौरान खलल डाल रहे हैं, क्या ये पार्टी की तहजीब है? केंद्र सरकार ने फिल्म इंदु सरकार पर कांग्रेस के विरोध को लेकर तंज कसा। अभिव्यक्ति का आज़ादी जो बोलते हैं, फिल्म बनाने वाला का जो अधिकार को वो जब दबाते हैं तो फिर ये सब चुप हो जाते हैं। मधुर भंडारकर कांग्रेस के आरोप को पहले ही खारिज कर चुके हैं। फिल्म इंदु सरकार इमरजेंसी पर बनी है, जिसमें इंदिरा गांधी और संजय गांधी की कहानी दिखाई गई है। इमरजेंसी में इमोशन नहीं, मेरे ऑर्डर्स चलते हैं। सौ बात की एक बात यह कि फिल्म का विरोध कर रही कांग्रेस के विरोध का तरीका फिल्म को मुफ्त प्रचार भी दे रहा है, जो कांग्रेस के विरोध के मकसद की हवा निकाल रहा है। ऐसे में बिना फिल्म देखे इस तरह का विरोध वाजिब नहीं। अगर फिल्म से दिक्कत है तो अदालत का रास्ता कांग्रेस के लिए खुला हुआ है। पटना में बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी हाथ में कागज लेकर मीडिया के सामने आए और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर गलत तरीके से प्रॉपर्टी जुटाने का आरोप लगाया। साथ ही सीबीआई की एफआईआर की कॉपी भी पढ़ी। इसके लिए मीडिया के सामने आए सुशील मोदी एक कागज लेकर बैठे और कागज को पढ़ते हुए तेजस्वी यादव के नाम से कई संपत्तियां होने का दावा किया। सुशील मोदी के मुताबिक सिर्फ 3 साल की उम्र से ही तेजस्वी के नाम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री शुरू हो गई। 2 जमीन इसमें ऐसी है, ये तब उनके नाम रजिस्ट्री हुई जब इनकी उम्र केवल 3 साल थी। सुशील मोदी ने सीबीआई की एफआईआर के हवाले से दावा किया कि 26 साल की उम्र में तेजस्वी 26 संपत्ति के मालिक बन गए। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने एक बार फिर तेजस्वी का इस्तीफा मांगा। मुख्यमंत्री का अपमान है, शायद शहीद होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को पद से हटना चाहिए। सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी के दाढ़ी मूंछ वाले बयान पर भी कई बार तंज कसा। वहीं जेडीयू अब भी अपने रुख पर कायम है और तेजस्वी यादव से दस्तावेजों के साथ जवाब मांग रही। इस कड़ी में जेडीयू ने लालू यादव से हट छोड़ने की अपील की। जनता दलियों ने अपनी राय सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर दिया है। हठ धर्म से बड़ा है गठबंधन धर्म। वहीं लालू यादव के पुराने साथी और अब जनाधिकार मोर्चा के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी लालू पर तीखा हमला बोला। लालू जी ही अपने परिवार के नाश के सबसे बड़े कारण हैं। इस बीच आरजेडी और जेडीयू के बीच तनातनी जारी है तो बीजेपी भी गठबंधन को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इस बीच नीतीश ने तेजस्वी से बंद कमरे में अकेले बातचीत भी की। ऐसे में 100 बात की एक बात यह कि जेडीयू और आरजेडी के बीच की तनातनी तभी खत्म होगी जब आरजेडी अपने जवाब से नीतीश को संतुष्ट कर दे। बिना इसके बिहार में बड़े सियासी उथल-पुथल की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक कोच के मुद्दे पर बीसीसीआई ने मुख्य कोच रवि शास्त्री के आगे घुटने टेक दिए। इसके बाद रवि शास्त्री की पसंद नापसंद पर बोर्ड ने अपनी मोहर लगा दी। बीसीसीआई ने रवि शास्त्री की पसंद को तरजीह देते हुए पूर्व तेज गेंदबाज भरत अरुण को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया। वहीं संजय बांगड़ असिस्टेंट कोच और आर श्रीधर टीम के फील्डिंग कोच होंगे। सबकी नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है। पहले सीएससी ने जहीर खान को टीम का गेंदबाजी सलाहकार और राहुल द्रविड़ को विदेशी दौरों के लिए बल्लेबाजी सलाहकार बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन बीसीसीआई ने फिलहाल दोनों को कोई पद नहीं दिया है। हालांकि रवि शास्त्री ने यह जरूर कहा कि जहीर खान और राहुल द्रविड़ टीम इंडिया से जुड़े रहे। They are 2 fantastic cricketers of India and their inputs will be invaluable. They will be on board once they've spoken to the authorities concerned. संसद भवन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी पैदल टहलते दिखे, क्योंकि उन्हें करीब 25 मिनट तक अपनी गाड़ी का इंतजार करना पड़ा और तब तक आडवाणी संसद परिसर में ही घूमते रहे। इस दौरान काफी कड़ी धूप थी। लालकृष्ण आडवाणी अपनी गाड़ी को ढूंढते हुए गेट नंबर 4 पर पहुंच गए, जहां पत्रकारों के लिए बैठने की जगह बनी हुई है। तेज धूप में पत्रकारों के निवेदन पर आडवाणी मीडिया के लिए बनी जगह में बेंच पर थोड़ी देर बैठे रहे। इस दौरान उनके साथ फोटो खिंचवाने की भी होड़ मची रही। आडवाणी ने भी किसी को मना नहीं किया। करीब 7-8 मिनट बाद आडवाणी दोबारा यहां से उठे और गेट नंबर 1 की ओर पैदल ही चल दिए, लेकिन यहां भी उनकी गाड़ी का अता पता नहीं था। हैरानी की बात यह रही कि करीब 25 मिनट तक आडवाणी पैदल घूमते रहे और बीजेपी का कोई भी नेता उनसे नहीं मिला। हालांकि बाद में गेट नंबर 1 पर ही उनकी गाड़ी आई और वो बैठकर चले गए। 100 बात की एक बात यह कि करीब 25 मिनट तक आडवाणी गाड़ी के इंतजार में थोड़ा परेशान जरूर हुए, लेकिन पत्रकारों के बीच वक्त बिताकर वो बेहद खुश भी दिखे। दिल्ली के नजफगढ़ में हादसे का शिकार हुई एक कार के आसपास पुलिस वाले खड़े नजर आए। आरोप है कि यहां बिजली की चोरी रोकने पहुंची बीएसईएस की टीम पर गांव के लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद बीएसईएस की टीम वहां से जान बचाकर भागने लगी। कहा जा रहा है कि इसी हड़बड़ी में उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में बीएसईएस के इंजीनियर अभिमन्यु सिंह की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। गाँव वाले जो थे
बाइक लेके इनके पीछे लग गए थे। गाड़ी को स्पीड तेज करी तो वो पेड़ से टकरा गई। BSES का आरोप है कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी की जाती है और जांच करने वाली टीम पर इलाके के लोग अक्सर हमला करते हैं। इसीलिए BSES की टीम पुलिस की सुरक्षा लेकर बिजली की चोरी पकड़ने पहुंची थी, लेकिन आरोप है कि इलाके के लोगों ने पुलिस वालों के सामने ही उन पर धावा बोल दिया। BSES की टीम बिजली चोरी की शिकायत के बाद यहां पहुंची थी और कैमरे से बिजली चोरी के कुछ वीडियो भी बना लिए। इससे नाराज गांव वाले वहां डंडा और रॉड लेकर पहुंचे और बिजली विभाग की टीम से कैमरा मांगने लगे। वहां मौजूद पुलिस वालों ने BSES की टीम को भीड़ से बचाया। आरोप है कि जब ये लोग कार से लौट रहे थे तब गांव के कुछ लोग बाइक से उनका पीछा करने लगे और कहा जा रहा है कि उनसे बचने के चक्कर में कार का संतुलन बिगड़ गया और ये हादसा हो गया। ओवर स्पीड काफी था उसका, अपने से पलटी खाया और एक्सीडेंट हुआ। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 100 बात की एक बात यह कि इस मामले के बाद वहां मौजूद 26 पुलिस वालों की टुकड़ी पर भी सवाल उठना लाजमी है, जिनके सामने ही गांव वालों ने खुलेआम गुंडागर्दी की। ऐसे में इस मामले में वहां मौजूद पुलिस वालों से भी जवाब तलब किया जाना जरूरी है। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार कई अहम विधेयकों को पास कराने की कोशिश करेगी। इनमें एक ग्रेच्युटी एक्ट में संशोधन भी शामिल है। इसके तहत सरकार ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट को दोगुना कर सकती है। सरकार पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में संशोधन को पास कराने की कोशिश करेगी, जिसके बाद ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट की सीमा 10 से बढ़कर 20 लाख रुपए हो जाएगी। कैबिनेट ने इसी साल 15 मार्च को इस फैसले को मंजूरी दी थी। सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होता, जबकि गैर सरकारी कर्मचारियों को 10 लाख से ज्यादा की ग्रेच्युटी पर टैक्स चुकाना होता है। GST के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरी। कांग्रेस ने GST के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में परीक्षा में फेल हुए एक छात्र ने छत पर चढ़कर हंगामा किया। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी की PAC को चिट्ठी लिखकर पार्टी से निकाले जाने पर पूछे गए सवालों का 7 दिन के अंदर जवाब देने को कहा। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं। मुंबई में एक महिला IAS अधिकारी के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक दुकान में घुसे 2 चोरों ने 12 लाख रुपए के मोबाइल चुरा लिए। मुंबई में जुलाई के महीने में अब तक स्वाइन फ्लू से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में इटारसी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ में एक सुरक्षाकर्मी की हत्या कर बदमाश कैश वैन से 30 लाख से ज्यादा की रकम लूटकर फरार हो गए। फायरिंग की गई, गोली लगी थी हार्ट को और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक महिला के रेप के आरोपों पर डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाज के दौरान इसने मुझे बुलाया, रास्ते में रुकने के लिए बोला और मेरे साथ रेप किया इसने। प्रियंका चोपड़ा ने अपने 35वें जन्मदिन पर परिवार के साथ वक्त बिताया और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर के जरिए उन पर तंज करने वालों को जवाब दिया कि वो काले गोरे के मुद्दे पर ध्यान नहीं देते। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फौज की बख्तरबंद गाड़ियां पहुंचने लगी। यहां सुरक्षा बल ने केवल 10 मिनट के ऑपरेशन में 3 खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया, जिसके बाद सेना ने पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया। ये कामयाबी सुरक्षा बल को उस वक्त मिली थी जब कुछ आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बल ने इलाके को घेरकर गाड़ियों की चेकिंग शुरू की और तभी सफेद रंग की मारुति 800 कार में सवार 3 लड़के गाड़ी रोके बिना भागने की कोशिश करने लगे। रोकने की कोशिश पर कार सवारों ने गोली चलानी शुरू कर दी। सुरक्षा बल ने भी आतंकियों को गोली का जवाब गोली से ही दिया। आपसी मुठभेड़ में ये 3 लश्कर तैयबा के टेररिस्ट हैं, जिनके जो खत्म हुए हैं। केवल 10 मिनट में तीनों आतंकी ढेर हो गए, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। जिन 3 आतंकियों को सेना ने ढेर किया उनका ताल्लुक लश्कर से था और दावा किया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले में भी इन तीनों आतंकियों का हाथ था। इसीलिए सुरक्षा बल इनकी मौजूदगी की खबर मिलते ही अलर्ट हो गए थे। मुठभेड़ के बाद गोलियों के निशान वाली सफेद मारुति 800 सड़क पर खड़ी थी। कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जिनमें साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी में मौजूद आतंकियों ने भागने की नाकाम कोशिश भी की थी। तीनों के तार अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले से जुड़े थे। जो अमरनाथ यात्रा पे अटैक हुआ था उसमें इन टेररिस्ट का भी हाथ था। 3 आतंकियों में एक लश्कर का जिला कमांडर जिब्रान था और दूसरा उसका साथी शौकत था। इस बीच गुरेज में एक और मुठभेड़ हुई जिसमें 2 आतंकियों को ढेर करने में सेना को कामयाबी हासिल हुई। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि केवल दक्षिणी कश्मीर में ही 110 आतंकी सक्रिय हैं। और यह खुलासा दक्षिणी कश्मीर में सेना के ऑपरेशंस देख रहे कर्नल आदित्य सहाय ने न्यूज 18 इंडिया से हुई बातचीत में किया। As per our records, अभी around 110 terrorists are, there in this area of responsibility.
सेना का मानना है कि कुल 110 सक्रिय आतंकियों में 100 आतंकी कश्मीर के ही रहने वाले हैं और केवल 10 आतंकी ऐसे हैं जो सीमा पार से दहशतगर्दी के लिए जम्मू कश्मीर आए हैं। सेना ये भी मान रही है कि लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अब मिलकर आतंकी साजिश रच रहे हैं। आपस में ये लोगों का मेल जोल हो गया है एंड दे आर ऑपरेटिंग टुगेदर। यही वजह है कि सुरक्षा बल खुफिया तंत्र की मजबूती पर जोर देते हुए पूरे राज्य में सख्त सुरक्षा पहरा कायम करने में जुटे हैं। पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा में आतंकी घुसपैठ की कोशिश भी तेजी से बढ़ी है। ये जानकारी संसद में गृह मंत्रालय ने दी है। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर के बयान के मुताबिक साल 2017 में जनवरी से जून के बीच 42 बार घुसपैठ की कोशिश हुई। साल 2016 में इन्हीं 6 महीनों में घुसपैठ की कोशिश केवल 19 बार हुई। आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश में ये बढ़ोतरी दुगनी से भी ज्यादा है। केवल मई और जून के महीने में ही 21 बार आतंकियों ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की, जबकि जनवरी से अप्रैल तक 21 बार आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। 100 बात की एक बात है कि जम्मू कश्मीर में सेना अपनी मुस्तैदी से आतंकियों की हर साजिश नाकाम कर रही है, जिसकी वजह से आतंकी संगठन हाथ मिलाने को मजबूर हुए हैं, तो पाकिस्तानी सेना बौखलाहट में सरहद पर माहौल बिगाड़ने में जुटी। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने वाला बयान दिया। पर्रिकर ने यह बयान गोवा की विधानसभा में दिया जब वो राज्य में बीफ की खपत पर बोल रहे थे, जिसमें मनोहर पर्रिकर ने शोर शराबे के बीच कहा कि गोवा में बीफ के लिए दरवाजे बंद नहीं हैं। पर्रिकर गोवा में बीफ की कमी और बाकी राज्यों से बीफ मंगाने से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। पर्रिकर के बयान के मुताबिक गोवा में रोज 2300 से 2400 किलो बीफ की जरूरत पड़ती है। गोवा में बीफ का उत्पादन रोज 2000 किलो ही होता है। बाकी बीफ गोवा में पड़ोसी राज्य कर्नाटक से मंगाया जाता है। गोवा में मनोहर पर्रिकर ही राज्य में पशुपालन विभाग भी देखते हैं, इसलिए उन्हें खुद बीफ से जुड़ा जवाब देना पड़ा, लेकिन उनका ये जवाब सियासी हंगामा खड़ा करने के लिए काफी था। इसीलिए विपक्ष ने बीजेपी को घेरने का मौका नहीं चूका। कांग्रेस ने तो इसे मजाक तक कह दिया। एक तरफ बीजेपी दूसरा स्टैंड लिए हुए लोगों को मारती है। मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम गोमांस की सप्लाई कम नहीं होने देंगे, बढ़ाएंगे। तो इससे बड़ा जो है क्या हास्यास्पद बात हो सकती है। वाम दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी से सफाई की मांग की। नॉर्थ ईस्ट इन स्टेट्स लाइक गोवा विल गिव द ऑपोजिट स्टेटमेंट, द आरएसएस एंड द बीजेपी, ओनली दे कैन आंसर। हालांकि बीफ का मतलब सिर्फ गाय का मांस ही नहीं होता, उसमें भैंस भी शामिल है, लेकिन गाय की हत्या पर रोक लगाने की मांग करने वाली बीजेपी गोवा में बीफ के कारोबार पर पहले से सवालों के घेरे में रही है। 100 बात की एक बात है कि गोवा विधानसभा में पर्रिकर का बयान ऐसे वक्त में आया जब गोरक्षकों के उत्पात पर देश में हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी को अपनी ही सरकार के बयान पर सफाई देना मुश्किल हो रहा है। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर गैंगरेप का मुकदमा चलेगा। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर गैंगरेप और दूसरी गंभीर धाराओं के तहत केस चलेगा। अच्छा हुआ कि कोर्ट के माध्यम से ये आरोप सिद्ध हो गए। यूपी सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर अगली नवरात्रि से गाय के दूध से बनी मिठाइयों का प्रसाद उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। यूपी के फतेहपुर पहुंची पुलिस ने मुंबई से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी सलीम के बारे में जानकारी जुटाई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार से सहायता प्राप्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज की गवर्निंग बॉडी में बीजेपी अपने लोगों को शामिल करवाना चाहती है। राजस्थान के बूंदी में टोल नाके पर राज्यपाल का काफिला रोके जाने के मामले में टोल मैनेजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पटियाला की रहने वाली 7वीं क्लास की हश्मिता की राजघाट में जूते रखने वालों से अवैध वसूली की शिकायत पर पीएमओ ने कार्रवाई करते हुए पूरा स्टाफ बदल दिया। राजघाट में ऐसी करप्टेड वो स्टाफ है और वो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुन रही है। यूपी के हाथरस में बस और ट्रक की टक्कर में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सिगरेट पर सेस बढ़ने की वजह से आईटीसी के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे शेयर बाजार भी फिसल गया। सेंसेक्स 364 अंक गिरकर 31,711 पर बंद हुआ। निफ्टी 89 अंक फिसलकर 9,827 पर लुढ़क गया। लखनऊ में यूपी विधान भवन के गेट पर पुलिस वालों ने मंत्री और विधायकों को अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बिना पास दिखाए अब किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसलिए विधानसभा के सत्र में शामिल होने पहुंचे यूपी सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों की गाड़ियां गेट पर रोक दी गईं और पास दिखाने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया गया। विस्फोटक मिलने के बाद विधान भवन में सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। विधानसभा के गेट के ठीक पीछे एक बंकर तक बनाया गया है, जहां ये जांच की जाए कि जो गाड़ियां हैं उन पर नजर रखी जा सके। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से पूरा का पूरा ये बंकर बनाया गया है। बिना परिचय पत्र दिखाए किसी भी विधायक के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है।
इसके अलावा गाड़ी का पास भी दिखाना जरूरी हो गया है। सख्ती से हो रही चेकिंग के दौरान कुछ विधायक परेशान नजर आए तो कई सुरक्षा कर्मियों से बहस करते दिखे। जिनकी गाड़ी पर नया पास नहीं था उन्हें पैदल ही अंदर जाना पड़ा। यूपी विधानसभा में सुरक्षा को लेकर यह सख्ती सदन में विस्फोटक मिलने के बाद की गई है, लेकिन 12 जुलाई को जिस विस्फोटक को PETN बताया गया उसे लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक विस्फोटक सामग्री को जांच के लिए आगरा भेजा गया। आगरा लैब की रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोटक PETN नहीं था, साथ ही सफेद पाउडर में किसी तरह का विस्फोटक नहीं था। लेकिन बाद में सरकार ने साफ किया कि विस्फोटक जांच के लिए आगरा नहीं भेजा गया था, क्योंकि आगरा लैब में जांच के लिए जरूरी मशीनें नहीं हैं। सरकार के मुताबिक विस्फोटक की जांच लखनऊ की फॉरेंसिक लैब में हो रही है। 100 बात की एक बात यह कि यूपी विधानसभा में विस्फोटक पहुंचना सुरक्षा में एक बड़ी सेंध है, जिसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, लेकिन बिना पूरी जांच के सरकार की ओर से बयान देने में की गई जल्दबाजी भी ठीक नहीं मानी जाएगी। मुंबई की झील में एक लड़का पानी के तेज बहाव के बीच पेड़ की टहनी पकड़े हुए था। यह लड़का तैरने के दौरान उफनती झील के पानी में फंस गया था और लहरों में फंसने के बाद उसने पेड़ की टहनी पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश की। मुंबई की पवई झील में 16 जुलाई को यह लड़का तैरने के दौरान फंस गया, जिसके बाद उसे बचाने के लिए भारी तादाद में लोग जुटे। भीड़ से एक युवक नीचे उतरने लगा, जबकि वो लड़का पानी के तेज बहाव से जूझ रहा था। युवक उसे बचाने के लिए नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहुंचने में दिक्कत हो रही थी। इस दौरान ऊपर खड़े लोग पानी में फंसे लड़के का हौसला बढ़ाते रहे, लेकिन जब तक वो युवक नीचे उतरता, भीड़ में मौजूद दूसरा लड़का पेड़ के सहारे नीचे आ गया। इसके बाद उसने हाथ पकड़कर युवक को अपनी ओर खींच लिया। उस लड़के के बाहर आने के बाद बचाने वाले को भी वहां मौजूद लोगों ने ऊपर खींच लिया और दोनों की जान बाल बाल बची। महाराष्ट्र के पनवेल में भी इसी तरह एक नौजवान पानी में फंस गया। हालांकि वो नदी के बीच एक पत्थर पर खड़ा था और पत्थर पर खड़े युवक के चारों ओर नदी का पानी उफन रहा था। महाराष्ट्र के पनवेल में युवक को मौत की लहरों में फंसा देखकर दोनों तरफ लोग जुट गए। इनके अलावा पुलिस और दमकल विभाग की टीम भी उसे बचाने के लिए पहुंच गई। बचाव टीम ने उसकी तरफ एक रस्सी फेंकी जिसमें ट्यूब बंधी थी। आवाज देकर उसे वो ट्यूब रस्सी समेत अपने शरीर पर बांधने को कहा गया। नौजवान ने भी ठीक वैसा ही किया और रस्सी को कसकर अपने बदन पर बांध लिया। इसके बाद बचाव दल ने उसे पानी में कूदने का इशारा दिया। उफनते पानी में कुछ देर वो इधर उधर हुआ, लेकिन उसे सुरक्षित किनारे खड़ी टीम ने बाहर खींच लिया। सौभाग्य की एक बात यह कि ये दोनों घटनाएं बता रही हैं कि मुश्किल हालात में हौसला ही एकमात्र सहारा होता है। हालांकि दोनों जगहों पर मौजूद लोगों की कोशिश की भी तारीफ होनी चाहिए, जो आफत में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आए और उन्हें बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 24 साल के एक बीमार युवक को वीजा देने का ऐलान करते हुए ये बात साफ कर दी कि पीओके के लोगों को वीजा की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जूली बिशप के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने संसद को बताया कि नक्सलवादियों के खिलाफ जारी मौजूदा नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया। कर्ज माफी समेत कई मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के मंदसौर से शुरू हुई किसान यात्रा दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची। राजस्थान सरकार आनंदपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस में कोर्ट से मामले का ट्रायल तेजी से करने की मांग की। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागालैंड के मुख्यमंत्री शिरोजेली लिजेत्सो की सदन में विश्वास मत हासिल करने पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बरसात में खस्ता हाल हो चुकी मुंबई की सड़कों पर नाराजगी जताते हुए बीएमसी को फटकार लगाई। दिल्ली सरकार अच्छे नंबर लाने पर आगे की पढ़ाई के लिए छात्रों को आर्थिक मदद देगी। महाराष्ट्र में लड़कियों की जन्म दर बढ़ाने के लिए फडणवीस सरकार बेटियों को 50,000 रुपए की मदद करेगी। चंडीगढ़ में सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी बीरेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया। आईफा पुरस्कार समारोह के दौरान शबाना आजमी और सतिंदर सरताज की फिल्म द ब्लैक प्रिंस को मिली तारीफों से टीम बेहद उत्साहित है। Let's welcome Sartaj and Shabana Azmi ji on stage. Introduce to you Satinder Sartaj, who plays the Black Prince. पान सिंह तोमर और जॉली LLB 2 समेत कई फिल्मों में काम कर चुके कैंसर की बीमारी से जूझ रहे सीताराम पंचाल की मदद के लिए कई लोग सामने आए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बेंगलुरु में जैसे ही अपने ऑफिस से निकले, मीडिया की भीड़ ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि अपने राज्य की अलग पहचान बनाने के नाम पर कर्नाटक सरकार अपना झंडा बनाना चाहती और इस फैसले पर सीएम का रुख जानने के लिए मीडिया कर्मियों ने उन्हें उनके दफ्तर के बाहर ही घेर लिया। सवालों के जवाब में सिद्धरमैया ने अलग झंडे की मांग को सही ठहराया। Is there any provision in the constitution
which is prohibiting a state to have its own flag. कर्नाटक सरकार का अलग झंडा तैयार करने के लिए 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। ये कमेटी नए झंडे का डिजाइन तैयार करेगी और इस झंडे को कानूनी मान्यता दिलाने का काम करेगी। हालांकि कमेटी की दलील है कि अलग झंडे का खास मौके पर सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और वो तिरंगे की जगह नहीं ले सकता। लेकिन कर्नाटक सरकार के इस फैसले से सियासत में हंगामा मच गया और सिद्धरमैया सरकार के साथ कांग्रेस पर हमले तेज हो गए। बीजेपी ने अलग झंडे के फैसले पर सवाल उठाते हुए सीधे कांग्रेस आलाकमान को घेरा। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस विषय में क्या राय रखती है, यह राय हम सोनिया जी और राहुल जी से जानना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस को कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर जवाब देते नहीं बन रहा। नहीं, ये तो हमारे नोटिस में नहीं है, उनके लिए पूछताछ करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी नेता येडियुरप्पा की एक तस्वीर सामने रखकर पलटवार किया। इस तस्वीर में येडियुरप्पा लाल और पीले रंग का एक झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 2012 में जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी तब अलग झंडे की मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया था। लेकिन झंडे को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस पर बीजेपी के सहयोगियों का हमला जारी है। तो हम प्रधानमंत्री से ये अपील करेंगे कि ऐसी मांग करने वाले राज्य में सरकार बर्खास्त करे। दरअसल अगले साल कर्नाटक में चुनाव होने, जिनमें राज्य की कांग्रेस सरकार कन्नड़ पहचान को चुनावी मुद्दा बनाने की जुगत में है। सौभाग्य की एक बात यह है कि कांग्रेस के नेता भी ये जानते हैं कि देश के संविधान के मुताबिक जम्मू कश्मीर छोड़कर किसी दूसरे राज्य का अलग झंडा नहीं हो सकता। इसके बाद भी इस मामले पर कदम आगे बढ़ाकर सिद्धरमैया ने क्षेत्रीय पहचान के सियासी मुद्दे को हवा देने की कोशिश की है। गुजरात के अहमदाबाद में लोग घुटनों तक पानी के बीच रोजमर्रा के काम के लिए जाते नजर आए। यहां भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे ही एक इलाके में लबालब पानी भर जाने के बाद लोग मजबूरी में रोजमर्रा के काम के लिए जाने लगे। जल भराव की वजह से कुछ लोग अपने दफ्तर में नहीं जा पाए। 15 साल से रहता हूँ, लेकिन ये हर साल ऐसा प्रॉब्लम रहता है, जाने में बहुत दिक्कत होती है। वहीं अहमदाबाद के वेजलपुर में भारी बारिश के बाद सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। ऐसे में कई प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। उधर वलसाड़ में भी भारी बारिश की वजह से कमोबेश ऐसे ही हालात नजर आए। यहां बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से उनको काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा, क्योंकि निचले इलाकों में पानी मकानों में घुस गया और लोगों का पूरा सामान पानी में डूबा नजर आया। इतना ही नहीं, रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरने से ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। वहीं मुंबई से अहमदाबाद को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भी जलभराव होने से असर यातायात पर दिखाई दिया। मंगलवार को वलसाड़ में 208 मिलीमीटर, पारडी में 181 मिलीमीटर, वापी में 86 मिलीमीटर, धर्मपुर में 98 मिलीमीटर, कपराड़ा में 37 मिलीमीटर और उमरगांव में 29 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उधर कच्छ के इलाके में भारी बारिश और बाढ़ के बाद कई गाँवों में पानी भर गया, जिसकी वजह से कई जानवरों की मौत हो गई। लोगों का कहना है उसने प्रशासन की भी मदद मांगी थी, प्रशासन से भी बात की थी, पर कोई नहीं आया और आखिर में 50 बकरियों की मौत हो चुकी है। नवसारी में भी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव दिखाई दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि नवसारी में मधुबन बांध के गेट खोलने पड़े। वहीं वापी में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी भर गया। यहाँ सबसे ज्यादा असर ट्रेनों पर दिखाई दिया, क्योंकि रेलवे ट्रैक पूरी तरह पानी में डूब गए थे। सौभाग्य की एक बात है कि भारी बारिश ने गुजरात के कई जिलों में हालात बिगाड़ दिए हैं। ऐसे में प्रभावित लोगों को अब सरकारी मदद का ही भरोसा है, ताकि उन्हें कुदरत की मार से निजात मिल सके। हालांकि बाढ़ जैसे हालात के बीच प्रशासन को भी जरूरतमंदों तक पहुंचने में खासी मुश्किल से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली के रोहिणी में सरकारी अस्पताल के बाहर खड़ी एक महिला अपने हाथ पर लगी चोट दिखाने लगी। इस अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड पर आरोप है कि उसने बीमार पति के साथ आई इस महिला के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से इस महिला के हाथ में चोट लग गई। महिला का आरोप है कि अस्पताल की महिला गार्ड ने भी उसके साथ मारपीट की। महिला के मुताबिक वो अपने बीमार पति का इलाज कराने अस्पताल आई थी और जब उसने गार्ड से डॉक्टर के बारे में पूछा तो उसने मारपीट शुरू कर दी। सिक्योरिटी गार्ड की औरतें भी थी, तो उन्होंने मेरे पैरों से खींचा है और देखो ये नाखून मारे हैं, ये देखो ये मेरे मुंह पे भी उस बुड्ढे ने मारा है। मारपीट की शिकायत मिलने पर पहुंची पुलिस के सामने भी खूब हंगामा हुआ। इस दौरान महिला के पति और पुलिस वालों के बीच काफी कहासुनी हुई। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला सुलझाया। सौभाग्य की एक बात यह है कि अगर महिला के आरोप सच हैं तो ये गंभीर मामला है, क्योंकि अस्पताल में लोग इलाज की आस में आते हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव होना कतई वाजिब नहीं कहा जा सकता। दार्जिलिंग में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर जारी बंद के बीच दार्जिलिंग में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ कर गाड़ियों में आग लगा दी। पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने लुधियाना में एक चर्च के बाहर हुई पादरी की हत्या के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का शक जताया। लुधियाना पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोप में उसी के 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया।
ग्रेटर नोएडा से कैब ड्राइवर को अगवा कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में एक लड़की के गैंगरेप और हत्या के मामले पर प्रदेश भर में प्रदर्शन के बीच परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सैनिटरी नैपकिन पर 12% जीएसटी लगाए जाने पर नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा। आधार में निजी जानकारी के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट की 9 जज की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी यासीन भटकल पर आरोप तय करने पर फैसला 1 अगस्त तक सुरक्षित रख लिया। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सिख विरोधी दंगा मामले में जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाने वाले अभिषेक वर्मा की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। जम्मू में बिजली कटौती के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। यूपी के नोएडा में सेक्टर 44 में 3 चोरों ने एक दुकान से 40 मोबाइल चुरा लिए। राजस्थान के दौसा में एक लड़के ने लड़की की चाकुओं से गोद कर हत्या करने के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने बेटे की चाहत में तंत्र मंत्र कर 2 साल के बच्चे की हत्या करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण कोलकाता में पुलिस ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी से बदसलूकी करने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया। इंग्लैंड के क्रिकेटर एलिस्टर कुक ने अपनी एक बेस्ट ड्रीम टेस्ट टीम बनाई जिसमें सचिन या कोई दूसरा भारतीय क्रिकेटर शामिल नहीं है। श्रीलंका टीम ने कोलंबो टेस्ट में जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हराकर सीरीज जीत ली। ट्विटर के जरिए आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा पश्चिम बंगाल सरकार पर भड़क गए। बीजेपी और टीएमसी के तल्ख होते रिश्ते के बीच राकेश सिन्हा पश्चिम बंगाल में अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से नाराज हैं। इसलिए आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा ममता सरकार पर हमलावर हो गए। पश्चिम बंगाल में अपने खिलाफ दायर मुकदमे पर भड़कते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मुझ पर बंगाल में सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने, षड्यंत्र करने और दंगा भड़काने का आरोप लगाकर एफआईआर की गई। 2 साल से बंगाल नहीं गया। बंगाल सरकार ने एक शख्स की शिकायत पर राकेश सिन्हा के खिलाफ माहौल खराब करने का मुकदमा दर्ज किया है। इसके जवाब में राकेश सिन्हा ने ट्विटर पर अपनी मां के साथ महाकाल मंदिर में दर्शन की फोटो पोस्ट की और लिखा कि इस फोटो को डालना पश्चिम बंगाल में कुछ तरक्की पसंद जिहादियों को चुभ गया और भड़काऊ लगा, क्योंकि इससे उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचा है। बीजेपी और टीएमसी के तल्ख होते रिश्ते के बीच राकेश सिन्हा ने दावा किया कि वो आखिरी सांस तक बंगाल सरकार से लड़ते रहेंगे। राकेश सिन्हा ने ममता सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी ने भी राकेश सिन्हा का साथ दिया और पश्चिम बंगाल सरकार की इस कार्रवाई पर हमला बोल दिया। और बीजेपी ने ममता सरकार के रवैये को तानाशाही करार दिया। मुझे लगता है कि ममता जी जिस प्रकार से शासन कर रही है वो जनता ही नहीं, वो पूरे शासन को क्रश करना चाहती है। हालांकि टीएमसी ने राकेश सिन्हा के खिलाफ ममता सरकार के कदम का बचाव किया। अगर कोई धार्मिक उन्मादना बढ़ाते हैं तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार स्टेप लिया जाएगा। राकेश सिन्हा पर सोशल मीडिया के जरिए दंगा भड़काने और लोगों की भावनाओं को आहत करने का आरोप है। ये भी आरोप है कि उनकी पोस्ट की गई तस्वीरों की वजह से बंगाल की शांति व्यवस्था भंग हुई। सौभाग्य की एक बात है कि मंदिर में दर्शन की तस्वीर पोस्ट करने भर से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की दलील थोड़ी अटपटी जरूर लगती है। ऐसे में इस मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी जंग लंबी चलेगी, ये तय हो चुका है। किसानों की खुदकुशी पर सियासी घमासान के बीच केंद्र सरकार ने इससे जुड़े आंकड़े लोकसभा में रखे। केंद्र सरकार ने अपने लिखित जवाब में माना कि किसानों की खुदकुशी के मामले बढ़े हैं। केंद्र के मुताबिक 2014 में 5,650 किसानों ने खुदकुशी की। 2015 में यह आंकड़ा बढ़कर 8,007 किसानों की खुदकुशी तक पहुंच गया। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक किसानों की खुदकुशी की सबसे बड़ी वजह गरीबी और कर्ज है। बाकी वजहों में घरेलू समस्याएं और बीमारी भी शामिल हैं। एनसीआरबी के मुताबिक 2015 में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3,030 किसानों ने आत्महत्या की। 2015 में तेलंगाना में 1,358 और कर्नाटक में 1,197 किसानों ने जान दी। मुंबई में कुर्ला रेलवे स्टेशन पर एक शख्स लोकल ट्रेन से गिरने के बाद प्लेटफॉर्म पर पलटने लगा। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने दौड़कर उसकी जान बचा ली, नहीं तो वो ट्रेन की चपेट में आ सकता था। यह हादसा तब हुआ जब तेजी से चलती हुई लोकल ट्रेन पर चढ़ते समय संजय कोल्टे नाम के शख्स का पैर फिसल गया और वो ट्रेन से गिर गया। यह हादसा प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। गनीमत यह रही कि आसपास खड़े आरपीएफ के जवान और लोगों ने फुर्ती दिखाते हुए संजय को पीछे खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। दौड़ता हुआ पैसेंजर आया, उसने चालू गाड़ी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया। उसमें उसका बैलेंस गया और नीचे गिर गया। बताया जा रहा है कि हादसे में बाल बाल बचा शख्स पेशे से बस कंडक्टर है और ड्यूटी खत्म होने के बाद घर जा रहा था, लेकिन जल्दबाजी की वजह से वो हादसे का शिकार हो गया।
सौभाग्य की एक बात है कि लोकल ट्रेन में यात्रा करते वक्त लोग कई बार जल्दबाजी में चलती ट्रेन पर चढ़ने और उतरने की कोशिश करते हैं और ऐसी कोशिश अक्सर जानलेवा साबित होती है। इस हादसे की वजह भी बस कंडक्टर की जल्दबाजी ही रही। हालांकि गनीमत यह रही कि उसकी जान बच गई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सरकारी गोदाम के बाहर कई क्विंटल प्याज जमीन पर बिखरा नजर आया। यहां खुले आसमान के नीचे रखा हजारों क्विंटल प्याज बारिश में भीगकर सड़ने लगा और इसको सुरक्षित रखने का कोई इंतजाम यहां नजर नहीं आ रहा। पंडाल जैसी दिखने वाली एक जगह पर प्याज से भरे हजारों बोरे पड़े हैं और बारिश में भीगकर प्याज बुरी तरह सड़ चुका है। प्याज की बदहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी अपनी मजबूरी बताते दिखाई दिए। अपन क्या कर सकते हैं, हमें खुद परेशान। हालत यह है कि सरकारी गोदाम में प्याज जहां तहां बिखरा पड़ा है। कहीं मक्खियां भिनभिना रही हैं तो कहीं गाय खा रही हैं। सौभाग्य की एक बात यह कि देश की सरकारों को हिला देने वाले प्याज की इस तरह की बर्बादी लचर सरकारी इंतजाम की पोल खुल रही है, जिसकी वजह से अच्छी पैदावार के बाद भी किसानों को वाजिब दाम नहीं मिलता तो इसकी कमी होने पर बाजार में हाहाकार मच जाता है। किस शय पे यहाँ वक्त का साया नहीं होता। सौभाग्य की एक बात कही मुश्ताक ने, वो वक्त भी आता है जब आंखों में हमारी फिरती हैं वो शक्लें जिन्हें देखा नहीं होता। मिलते हैं कल। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।